वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से आगाज़ करेंगे जहाँ पे ख़त्म किया। प्रोड्यूसर साहब, अलीमा खान ने आज पार्टी के कुछ लोगों के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और मैं चाहूँगा कि आप वो क्लिप ज़रूर चलाएं जिसमें अलीमा खान कह रही है कि कहाँ पे हैं गौहर अली खान, कहाँ पे हैं खोसा साहब और कहाँ पे वो टिकट होल्डर्स और कहाँ पे वो सारे लोग हैं। आप खुद भी सुनिए, फिर इस पर बात भी करते हैं। आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, सलमान राजा बैठे हैं, सलमान सत्तर खड़े हैं। किधर है हमारे सीनियर बाकी इमरान खान के जो लॉयर, जो टिकट होल्डर्स हैं? इस वक्त आपके बाद देख लें, हामिद खान है सेनेटर पीटीआई के। इमरान खान इस वक्त जिनकी आंख खराब है, जो इस वक्त 2 केसेस लगे हुए हैं, जिसके अंदर आज ये 2 केस लग जाएं, इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हामिद खान किधर है? खोसा साहब किधर हैं? अली जफर किधर हैं? और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर हैं, जो इस्लामाबाद के हैं? आप हमारे से सुनेंगे, जो आप लोगों का काम था वो करें। वकास महमूद साहब, एक तरफ आपका लीडर बीमार है, सीरियस आंख का इशू है, पेम्स के अंदर उनको लजाया जाता है, आइसोलेशन में रखा गया है बकौल आपकी पार्टी के, और दूसरी तरफ अलीमा खान जिस तरह आज पार्टी के लोगों की क्लास ले रही है और पार्टी के लोगों की गैर संजीदगी का लेवल ये है कि गौहर अली खान के बारे में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, एक्स के ऊपर खासकर, कि उन्होंने इमरान खान को अनफॉलो कर दिया है, इमरान खान के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है और उसके स्क्रीनशॉट पूरी पीटीआई शेयर कर रही है, बैशिंग हो रही है और गौहर अली खान साहब नामालूम मकाम की तरफ रवाना है, पता नहीं कहाँ पे है, ना कोई बयान है, ना शक्ल है, ना तरदीद है। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, गौहर खान साहब का जवाब तो गौहर खान साहब ही देंगे बेहतर जवाब। मैं समझता हूं कि अलीमा आपा ने जो आज बात की है उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक कामयाब हुई है, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि थोड़ी बहुत इनकी आपस में जो है वो चपकलिश हो या नाराजगी जो भी है। ऑब्वियसली वो इमरान खान की बहन है, खूनी रिश्ता है उनका, वो उनके लिए बड़ी कंसर्न है। जब से खान साहब की ये आंख का पता चला है, उनकी बीमारी का, उस वक्त से लेके वो ज्यादा इमोशनल है। नहीं वकास साहब, पार्टी अलीमा खान के पास पार्टी ओहदा क्या है? अलीमा खान के पास वो किस हैसियत में सबकी जवाब तलबी कर रही है? क्या ये अचकजई साहब को, गौहर अली खान को, पार्टी के आपके लीडर को, सेकंड लीडरशिप को नहीं बात करनी चाहिए? मेरा ख्याल है वो करेंगे भी। अभी जो है हमारे हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है, ऑब्वियसली पार्टी के बिहाफ पे तो वही बात कर सकते हैं, मैं पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कोर कमेटी है वो वही इसके ऊपर जो है वो डेलिब्रेशन करके, तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो कोई ना कोई जवाब देंगे या गौर साहब देंगे। मैं तो अपनी जाती राय आपसे शेयर करूंगा, या जो मैं वकास भाई, कोर कमेटी किसकी? कोर कमेटी अपना सीएम केपीके की अलग है, अलीमा खान की अलग है, गौहर अली खान की अलग है, जो बाहर लोग बैठे हैं वो अलग। ये समझ नहीं आ रही पार्टी ऑपरेट कहाँ से हो रही है, पार्टी का हेड कौन है, डायरेक्शन कौन देता है, और समझ नहीं आ रही, खिचड़ी पकी हुई है। अच्छा वो तो मैंने आपसे पहले कह दिया ना जी कि गवर्नमेंट किसी दर्जे में जो है इसमें कामयाब हुई है। जो खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है और इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं आ रहा, ये आपने जितने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के नाम लिए हैं मुख्तलिफ लोगों के, इमरान खान लीडर है और इमरान खान जेल में है। ओके। अच्छा, तो हमारी जो फाइनल डायरेक्शंस हैं वो तो वहीं से आती हैं। गौहर अली खान को भी इमरान खान ने जो है वो पार्टी चेयरमैन बनाया जब वो उनको सजा हो गई और वो जेल में चले गए। सुहेल अफरीदी को भी आपको पता है कि उन्होंने नामजद किया है, और अगर किया है तो फिर उस बेचारे की बात तो माने ना। अगर खान साहब ने किया है तो गौहर अली खान तो पिट रहा है कि उसकी बात ही कोई नहीं मान रहा। अलीमा खान उसको वीटो कर देती हैं, कभी वो कहती हैं कि इसकी बात ना सुने, इसको फारग कर दें, कारकुन किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो वकास साहब, ये अगर खान साहब ने उनके ज़ुम्मे लगाया है तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात तो माननी चाहिए। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। राजा कमरुल इस्लाम साहब, पीटीआई ये तो मान रही है कि गवर्नमेंट अपने मकासद में कामयाब हो गई है, तो इसका मतलब है बड़ी मेहनत की आपने पीटीआई को तोड़ने के लिए। ये बिल्कुल हुकूमत का ना ये मकसद था और ना वो अपने मकसद में कामयाब हुई है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ है ये इनके अंदर से ही हुआ है,
और ये किन चीजों का नतीजा है? अगर आप गौर करें तो ये उस्मान बुज़दारों को लाने का नतीजा है। यानी ओके। जब किसी की आदत इतनी बांझ हो जाती है, पहले वो ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाते हैं। यानी पंजाब का सबसे बड़ा सूबा था और जहाँ पे खतरा था कि कोई चज का बंदा आ गया जो सूबे को के लिए तो शायद बेहतर साबित हो, लेकिन जमात के लिए बेहतर न साबित हो। ये एक बड़ी घिसी पिटी और बड़ी जो है वो बहुत अरसे से मुरवजा पॉलिसीज रही हैं। इसी तरह क़यादत के मामले में भी आप देखें कि क्या पॉलिटिकल लाइन में इनकी अपनी लिनियोलॉजी में इस पिछली 20-22 साल की जद्दोजहद में क्या ऐसे लोग मौजूद नहीं थे, सियासी लोग जो एक क़यादत लाइन में बाद में को ऐड करूंगा। संभाल सकते थे? लेकिन जब जब इस किस्म के लोगों को आप लेके आते हैं, यानी जिन लोगों का सियासी तजर्बा नहीं होता, सियासी बैकिंग नहीं होती, और फिर उनका काउंटर करने के लिए भी वही लोग आ जाते हैं फैमिली के जिनको फिर वही बात है कि अब इस वक्त आप देखें, आप भी जाहिर है सहाफती हल्के जितने वो आगाह हैं, उनकी अपनी इंटरेक्शन और अपनी नॉलेज की अपनी सोर्सेज भी मौजूद हैं, तो वो देखेंगे कि इस वक्त जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो अपना सर पीट रहे हैं और वो अब तो बरमला इजहार करना शुरू हो गए। लेकिन इससे पहले भी वो जब अपना प्राइवेट निजी महफिलों में इस चीज का इजहार करते थे अपने कोलीग्स के सामने भी, अपने दोस्तों के सामने भी, कि जो कुछ चल रहा था, और उसका नतीजा आज सामने आया है। हुकूमत का इसमें ना कोई अमल दखल है, अच्छा, ना हुकूमत इस किस्म की यानी आप कह रहे हैं पीटीआई का अंदर का किया धरा है अपना मियां सैफुर रहमान मैंने साहब। बात दोनों देखिए, पार्टी की ये मौका पीपल्स पार्टी पे भी आया, नून लीग जी पे बिल्कुल भी आया, बिल्कुल आया। होता ही है कि लीडर को सेकंड ईयर की लीडरशिप तैयार करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, मैं तो यहाँ उसी पे तरफ क्या आने हो लगा रहा है था, कि आपने इमरान बात कह खान है दी। और सीधे वर्कर हैं, दरमियान में है ही कुछ नहीं। देखिए यही बात है कि हम दो बाकी मेजर पार्टीज को तो कहते थे मरूसी सियासत है। यहाँ पे खान साहब देखिए, एक तो बात अभी मेरे भाई ने कही, वकास साहब ने, वो बिल्कुल सही है कि चलें वो आप इस वक्त गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं, वैसे माजी में तो वो कहते रहे आज तक कि जी गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट तो किसी उसके हाथ बस में कुछ है ही नहीं, इनके पीछे कोई और कुव्वतें हैं। चलें, जिन कुव्वतों को ये क्रिटिसाइज करते हैं वो तो ये काम करते हैं, जिन कुव्वतों को ये एड्रेस करके मुखातब होके कहते हैं कि जी आपके यहाँ ये कुछ होता है, सवाल तो ये कि आपने बचना कैसे है? तो असल तो ये बात है, वो तो कहेंगे कि जनाब हमें इस पार्टी से कुछ थोड़ा सा इख्तलाफात हैं, या हम समझते हैं कि ये पार्टी को किस तरह तोड़ा जाए, वो तो ये काम करते हैं, दिन रात वर्क होता है इस पे। बात तो ये क्या ये काम नून लीग पे नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। आप मुझे बताएं कि पिछले 15 साल से हम सुन रहे हैं कि नून से शीन निकलेगी, शीन से निकलेगी, लेकिन नून लीग से तो कुछ नहीं निकला। देखो, पार्टियों के मुखालिफ जो मध्य मुकाबले कुव्वतें होती हैं, मुक्तदरा कह लें, चलें वक्त की हुकूमत कह लें, जो कुछ भी किसी लॉबी का नाम ले लें, वो तो काम ही ये करती हैं। अच्छा, यहाँ पे बुनियादी जो इशू बना वो ये था कि ये शाखसाना है खान साहब की ओवर मरकजियत का, ओवर सेंट्रलाइजेशन, जिसको आप कह रहे हैं कि सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं बनाई, थर्ड ईयर लीडरशिप नहीं बनाई। आप देखें ना कि हमारे पीटीआई के दोस्त खुद कहते हैं कि खान साहब को मिलेंगे चीफ मिनिस्टर के लेवल के लोग, वो हमें लाइन देंगे तो हम चलेंगे। भाई फिर आप इतने सारे जो 50, 60, 70 इतने जीरक लोग इकट्ठे हुए हैं, 50-50 साल, 60-60 साल की उम्र के, सियासत में ज़िंदगी आपने गाली है अपनी, तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते जो खान साहब के हक में हो, या पार्टी के हक में हो, या मुल्क के हक में हो। तो इसका मतलब है कि आप तो फिर एक बिल्कुल ठीक, कच्चे धागे के साथ बंधे हुए हैं। खान साहब आप डुगडुगी बजाते हैं तो आप बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। जुल्फकार अली बदर साहब, आपकी तो तरबियत ऐसे क्राइसिस में हुई है, आपके वालिद साहब ने बड़ी स्ट्रगल की। बेशक जहांगीर बदर साहब का नाम मेरे दोस्त थे, बड़े भाई थे, सारी दुनिया जानती है कि जेलें भी काटी, कोड़े भी खाए, सब कुछ किया, और आपने बहुत इब्तदाई उम्र में ये सारे हालात को देखा। और ये जो पॉलिटिकल लोगों की जब ट्रेनिंग ऐसे क्राइसिस में होती है तो फिर उस पर बड़ा लीडर होता है, फिर सेकंड टीयर लीडरशिप होती है। बेनज़ीर बड़ी देर जेल में रही, नुसरत भट्टो रही, जरदारी साहब रहे, तो क्या ऐसे ही होता था कि जी जरदारी साहब जेल से कहेंगे, बताएंगे तो फिर अगला काम होगा, या उसके कोई अरेंजमेंट होते हैं पहले से? जुल्फिकार साहब, ये जो आपने बात कही ना कि जिस टाइम क्राइसिस आता है, आई थिंक क्राइसिस ही वो टाइम होता है जो कि डिफाइन करता है कि आप अपनी लीडरशिप को उभार के बाहर निकालते हैं और आप उस टाइमिंग को जो है एक्चुअली में अवेल करते हैं। दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट कि जो उस टाइमिंग के ऊपर डिसाइड करती है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आपने मेरे वालिद साहब का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र किया और दीगर जो मेहमान है उन्होंने भी,
मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जब बीबी बाहर चली गई थी, जिला वतन हो गई थी, तो बदर साहब 85 में जेल में थे मार्च। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर बना दिया बीबी ने। वो जेल में थे। जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने 1 साल जो है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। उससे पहले पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं थी जिस तरीके से। तो वो 1 साल के अंदर उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर और दीगर सूबों के अंदर भी लोगों के साथ रवाबित बनाए। जब फरवरी 86 में वो बीबी को दावत देने गए हैं कि बीबी आप पाकिस्तान आए, तशरीफ लाएं। और 10 अप्रैल 86 को बीबी ने पाकिस्तान जब आई, उससे पहले किसी शख्स को ये पता नहीं था। जब मीटिंग हो रही थी ना बीबी को पाकिस्तान लाने के लिए, तो बदर साहब के अलावा तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी, क्यादत थी, उस सब ने कहा कि बीबी आप पाकिस्तान ना आइएगा, ये जहांगीर बदर आपको मरवा देगा, ये आपको चाहता नहीं है कि पीपल्स पार्टी आगे बढ़े। तो बदर साहब ने एक ही बात कहा, उन्होंने कहा बीबी मैं लोगों के साथ राब्ते में हूं, आप पाकिस्तान आएंगी तो लोग आपके लिए बाहर आएंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। अगर आप पाकिस्तान ना आई तो आपने कभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना और पीपल्स पार्टी आगे फले फूलेगी नहीं। बड़ी वो रियलिस्टिक बात थी। डिफाइनिंग मूवमेंट थी जिससे जिससे बदर साहब ने बीबी को पाकिस्तान लाए, और दुनिया की तारीख में कभी इतना किसी बड़ा इस्तकबाल पॉलिटिकल नहीं हुआ। शख्सियत हम का इससे बड़ा उसमें मौजूद थे। इस्तकबाल नहीं हुआ। मैं मौजूद था उसमें। पीटीएम के अंदर भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इस क्राइसिस को अवेल कर सकते हैं और अब खान साहब को भी उस चीज का फायदा पहुंचा सकते हैं, अगर वो बैठ के डायलॉग के जरिए गुफ्तगू का रास्ता खोलें हुकूमत के साथ, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके उसके नतीजे में खान साहब को रिलीफ भी मिल सकता है और चीजें बेहतर भी हो बिल्कुल सकती ठीक है, हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक। अगर वो खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं और डायलॉग का रास्ता नहीं चलाना चाहते, तो फिर जो आपने अलीमा खान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दीगर मामलात हैं वो तो सुन ली है। फिर तो एक कन्फ्रंट्रेशन अच्छा की ब्रिगेड सियासत है और ये टाइम नहीं है ब्रिगेड कन्फ्रंट्रेशन की साहब, सियासत का। ये वो ब्रिगेड टाइम है जहां पे इनको गवर्नमेंट से बातचीत के जरिए अपने आप को जो है वो फायदा लेने की जरूरत है, और यही इनकी सियासत को जो है वो अप्रूव करेगी और यही सियासत बताएगी कि अच्छा किसके ब्रिगेड अंदर साहब, कितनी लीडरशिप क्वालिटी ब्रिगेड मौजूद साहब है। आपने भी कई पॉलिटिकल अदवार को बड़ा करीब से देखा है। आपकी सर्विस की नेचर भी इस तरह की थी कि बहुत सारी चीज़ों में आप खुद भी शामिल रहे, नेगोशिएशन से लेके मोहतरमा और हाँ बाकी जी, उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ आप के बड़े करीबी राब्ते रहे, तो एक तरह से पॉलिटिकल आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ये जिस तरह की सिचुएशन है पीटीआई के अंदर, तो आम ये ट्रेंड बन गया है और आम लोग कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि खान बाहर ना आए। बहुत से ऐसे वकील जो बिल्कुल ही सड़क छाप थे वो अरबपति बन गए, बहुत सारे यूट्यूबर अरबपति बन गए, और बहुत सारे लोग खान का नाम बेच बेच के जो बेचारे किसी हवालदार को नहीं मिल सकते थे वो बड़े साहब के साथ टी ब्रेकें कर रहे हैं। तो मौजें लगी हुई हैं, खान साहब बाहर आएंगे तो सबकी दिहाड़ी भी बंद हो जाएगी और सारा मामला भी इस तरह से हो जाएगा जिससे अली बदर साहब कह रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ आने वाली है कि दरवाजे आप बंद रखेंगे। राना सनावला बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट बार बार कह रही है। राना सनावला ने आज कहा कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, वो बात ही नहीं करते। हम कहते हैं जी 5 बड़े बैठ जाएं और बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालें, फिर जवाब आता है जी नो मैंने नहीं बैठना। सवाल ये है कि अकेले किस तरह पूरा सिस्टम, निज़ाम, चीज़ें इमरान खान बदल सकेंगे, कैसे पॉसिबल होगा, रास्ता कैसे निकलेगा? सर आपका जवाब तो आपके सवाल के अंदर ही मौजूद है। बहुत सर अच्छा सवाल। और सुनना खास ताड़े तौर को चाहने हैं ना सर, उस- स्टैंप ताड़ी लवाना चाहने हैं। जी, तो खास तौर पे जिस कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है और जो हमारे ऊपर एक टेररिज्म का थ्रेट इन्फ्यूज हुआ है, सर और आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और उस आईएमएफ के वक्त के आने के बाद आप पाकिस्तान का ग्लोबल अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी उठा के पढ़ लीजिएगा कि उसमें भी पाकिस्तान ने ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है, आगे चला गया। हमारे यहाँ चीजें मिस गवर्नेंस बहुत के लेवल तरक्की की पर है। जारी है, वो भी आपके सामने है। मतलब ये तमाम चीजें रियलिटीज हैं, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो इंटरनेशनली कोट हो रही हैं।
तो इस सर्कमस्टांसेस में, और खास तौर पे सबसे बड़ा जो थ्रेट पाकिस्तान का इस वक्त है, वो आप खुद अच्छी तरह समझते हैं, टेररिज्म का थ्रेट है। तो इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना तो ये चाहिए कि पॉलिटिकल कन्फॉर्मिटी आनी चाहिए। और पॉलिटिकल कन्फॉर्मिटी किस तरह आ सकती है? वो इसीलिए आ सकती है जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो पार में भी हैं, जो ऑपोजिशन में भी हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, पॉलिटिको रिलीजियस पार्टीज भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसका स्कोप बढ़ा देना चाहिए। और उन तमाम लोगों को, अभी सिराजुल हक साहब गए थे, अफगानिस्तान गए थे, और अफगानिस्तान में उनको हुकूमत ने नहीं बल्कि जीडीएस के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे रिसीव किया था। तो अगर वो सिराजुल हक साहब गए थे, अभी तक आज तक मुझे नहीं पता चला वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी गए थे या अपने इनिशिएटिव भी गए थे, और उसका फिर रिजल्ट क्या आया। तो जो हालात हैं उसमें तो मैं आई कांट डिसएग्री विद दिस प्रपोजल कि जी आप पॉलिटिकल कन्फर्मिटी पाकिस्तान में क्रिएट करें, जब तक आपके तमाम अदारे और हुकूमत एक नुक्ते पे मरकूज नहीं करेंगे आपको, और वो नुक्ता है कि टेररिज्म के मैनेज से आपने किस तरह बाहर आना है। आप ये याद रखिएगा, कोई पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आ सकती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसका एक एंगल है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक्स को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए कि सी पैक उन रूट से गुजरता है जो पाकिस्तान के अंदर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और उसी रूट पे आप देखिए कि 12 बलूचिस्तान के शहरों में एक टाइम पे हमले होते हैं। तो आप यूं मुझे बताएं ना, आप कौन आएगा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट? यहाँ से तो कंपनियां बाहर जा रही हैं, और आपकी माशियात कभी डेवलप नहीं कर सकती मईशत जब तक कि आपके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्कुल आएगी। ठीक है। आप उस वक्त तक आप टैक्सेस ही लगाते रहेंगे, और अब तो आपने सूरज की रोशनी पे भी टैक्स लगा दिया है, अगला चांद की रोशनी पे टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम सियासी अदारों को भी, सियासी पार्टीज को भी, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये खान साहब को भी ये सोचना चाहिए, इसलिए कि खान साहब के दौर में जैसे कमरुल इस्लाम साहब ने कहा था कि जी वो बुज़दार को लगाया, वाकई बुज़दार जैसे लोगों को लगा के आपने अपनी पार्टी को तबाह किया। तो आप जब अपने अंदर, और अलीमा खान की अगर आप बात करते हैं, शी इज जस्टिफाइड इन सेइंग एनीथिंग। देखिए हर जगह, हर मुल्क में रिलेशनशिप सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं चलती, देयर आर ब्लड रिलेशंस आल्सो। अगर आज ट्रम्प का सन-इन-लॉ काम कर रहा है और वो बरगेड़ साहब, वो ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी है, कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पॉपुलर। आपने कौमी असम्बली के अंदर अपनी अपोजिशन आउटसोर्स की हुई है, सेनेट के अंदर भी आउटसोर्स की हुई है। पार्टी का एक बंदा नहीं हो रही ना, पार्टी का कोई बंदा ही नहीं मिल रहा। ब्लंडर है। और ये अलीमा खान को क्यों कहना पड़ रहा है? इसका मतलब है पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पंजाब का सदर, कोई ये बातें नहीं कर सकता। सबको क्यों नहीं बुलवाता उधर? मिल गया ना, उसका जवाब तो ये मिल गया कि पार्टी के जो, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इमरान खान का नाम लेके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। आप भी आज भी आपका हर प्रोग्राम इमरान खान पे शुरू होता है और इमरान खान पे खत्म होता है। हाँ। उसके इलाज पे शुरू होता है और इलाज पे खत्म होता है। यही बहस लगी गई रहती है कि पीएम वो अस्पताल लेके गए हैं या नहीं लेके गए हैं। राजा साहब, मतलब ये कि अगर वो, तो ये तमाम चीजें जो है ये साथ लेके जिस तरह चल रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ठीक है आगे आने की बरगेड़ साहब, बिल्कुल ठीक है। जरा मैं फाइनल टेक ले लूं जरा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, बड़ा दौरे किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कुछ 70-80 दौरे कर दिए हैं बाहर के। बरगेड़ साहब कहते हैं कि कोई देला पाकिस्तान नहीं आया, कोई डॉलर नहीं आया। ठीक है, आप साथ बैठने की बात कर रहे हैं, 5 बड़ों की बात राना साहब कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामलात को, माशी मामलात को, पॉलिटिकल नैरेटिव को भी तो नून लीग नहीं बना सकी ना जी उस तरह। देखें, पॉलिटिकल नैरेटिव को बनाने में सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप मईशत की बात करते हैं, आप पहले हम वो कर लेते हैं जो ब्रिटिश साहब ने कहा। ये दुरुस्त है कि अमन व अमान होना और बिलखसूस दहशतगर्दी के वाक़यात की रोशनी में जो इन्वेस्टर होता है वो कॉशियस होता है, और बिलखसूस कोई दूसरे मुल्क में जब समुंदर पार करके आता है तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है। लेकिन इसमें कमी इन्होंने रहनी कब दी थी? यानी 2022 में जब अदम एतमाद हुआ तो उस वक्त तो ये दहशतगर्दी का जो फरीब था वो इतना शदीद नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त भी आप देखें कि हमारे प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ जो फेडरल उनके हैं, उनकी जो गुफ्तगू है साबिक वजीर की कि जनाब आप IMF को खतूत लिखें और लिखें कि उनको ये किस चीज़ की निशानदेही करती थी? क्या ये हुब्बुल वतनी के उन बुनियादी तकाज़ों को की जो है वो उसको पूरा करती थी?
फिर आप देखें कि जब हुकूमत अदम एतमाद जो है वो राइटिंग ऑन द वॉल नजर आने लगा, बिल्कुल उस ठीक। वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में और जो IMF वकार। के साथ मुआहदा जी, जी। था उसे डिच किया गया। तो ये सारी चीजें भी, यानी जब आप वो नौशी गिलानी का मिसरा है, शेर है कि मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, तो ये जो वकास साहब फाइनली ये शेर का जवाब चाहिए। वकास महमूद साहब सर। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है उन मामलात की। और ये जी सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया, दोबारा पूछिएगा। राजा साहब ने क्या मोहब्बतों को शुमार करना तो साजिशों को भी शुमार करना, नौशी गिलानी का मिसरा उन्होंने पढ़ा है कि आप मोहब्बतें भी करते हैं, साजिशें भी साथ साथ करते हैं और बैठते नहीं हैं। अच्छा, ये ना सारा पाकिस्तान जानता है कि साजिशें कौन कर रहा है और मोहब्बतें कौन कर रहा है। देखें, यहाँ पे बात हो रही है डायलॉग की और बातचीत की और मुल्क को आगे बढ़ाने की, तो हमने तो कभी नहीं इनकार किया और ना ही खान साहब ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा कि मीनिंगफुल जो डायलॉग है वो अगर आप करें तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई, बड़ा ज़बरदस्त इनपुट। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ।